ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने इसके दो पार्ट्स जनरल एंट्रीज के हमने शूट भी कर लिए। तो वो आपको घर पे, जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप घर पे उसको बार बार देख सकते हो। हमने कोशिश की है कि जनरल एंट्रीज के जितने भी तरीके हैं, मतलब जितनी भी तरह की जनरल एंट्रीज हैं, वो सब हम इन पे कवर कर दें। तो इसको हम क्वेश्चन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में से कुछ जो अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग तरह की जनरल एंट्रीज हैं, उनको हम ले रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करवाएंगे ही आपको बाद में, लेकिन पहले हम वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग तरह की जनरल एंट्री सिखा दें। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इसके पहले हम एक बार आपका जरा सा रिवाइज कर दें कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो तरीका है वो ये है कि आपको क्या करना है, क्लियर लिखना है, CLEAR, और ये हमेशा अपने एक पेज पे आपको लिख के रखना है जब भी आप जनरल एंट्रीज करेंगे। C का मतलब है कैपिटल, L का मतलब है लायबिलिटी, E का मतलब है एक्सपेंस, A का मतलब है एसेट और R का मतलब है रेवेन्यू। दिख रहा है, R का मतलब है रेवेन्यू। जहां पे कैपिटल और लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगी और जब घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस एंड एसेट जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगी, ठीक है। ये इनका नेचर है। आप अगर अकाउंट्स को एक गुल्लक मान के चलें कि अकाउंट्स एक गुल्लक है, तो अगर उस गुल्लक का नाम कैपिटल है तो वो गुल्लक जब भी भरेगी तो क्रेडिट होगी और गुल्लक जब भी खाली होगी तो डेबिट होगी। अगर वो गुल्लक एसेट है तो जब भी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी और जब भी वो खाली होगी तो क्रेडिट होगी। तो इसी रूल के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो अकाउंट को आप एक गुल्लक मानिएगा और इन रूल को फॉलो कीजिएगा तो वो चीजें आपको बिल्कुल इजी हो जाएंगी। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस, जैसे कल हम लोगों ने कंबाइंड एंट्रीज देखी थी, डिस्काउंट्स की, फुल सेटलमेंट की, ठीक है। तो कल परचेज की देखी थी, आज एक आध सेल की कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 रुपीज। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount, and 5% cash discount. 5% cash discount. Paid the full amount by check and availed the cash amount. इन्होंने क्या किया, paid full amount, है ना, paid full amount by check, ठीक। सामान आपका कितने का है, 50,000 रुपए का, लेकिन आप उसे 40% प्रॉफिट में बेच रहे हो, यानी कि इसका 40% निकालिए पहले। तो ये कितना हो गया, 20,000, यानी कि वो सामान आप कितने में बेच रहे होगे, 70,000 रुपए में। कितने में बेच रहे होगे, 70,000 रुपए में, ठीक है। ये क्लियर लिख रहे हैं कि सामान की कॉस्ट है 50,000, लेकिन आप इसको 40% प्रॉफिट में सेल कर रहे हो। तो ये हो गया 70,000 रुपीज का। अब 70,000 पे हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। इस पे फिर ये ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%, यानी कि 7,000 का लगेगा ट्रेड डिस्काउंट। ये कितने की हो गई, 63,000 की। और ये पूरा पैसा इसने चेक में पे कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें कैश पे करेंगे तो हम आपको 5% का डिस्काउंट और देंगे। तो आप 5% का डिस्काउंट को और दे दीजिए। तो 5 3 15, 5 6 30, 30 और 1 31, हाँ मतलब 3150 और मिल रहा है। तो ये कुल कितने की पड़ेगी पूरी चीज,
63,000 की है, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा हंसलाई 1, 2 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा हंसलाई 1, 4 हो गया, 13 में से 4 गया 9, और ये कितना हो गया 5, 59,850 रुपीज का। मतलब वो आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 59,850 रुपया। ठीक है, तो अब उसकी एंट्री बनेगी। आपने क्या किया है, सेल्स की है। क्या किया है, सेल्स किया है। तो आप लिखेंगे सेल्स क्या होता, देखो हमेशा हम इस रूल को फॉलो करेंगे ना, CLEAR। C से कैपिटल, L से लायबिलिटी, E से एक्सपेंसेस, A से एसेट एंड R से रेवेन्यू। और जब भी कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट होगी, मतलब वो बढ़ेगी तो ये क्रेडिट होगी, एक्सपेंस एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। अब सेल्स क्या है, रेवेन्यू है कि खर्चा है? नहीं, जो बताएगी जी, अब महक बताएगी वही मान लेंगे हम। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू होता क्या वैसे, किसको कहते हैं रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब कुछ पैसा आना कि पैसा जाना है? जाना। देखो ये रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो इनकम में पैसा आता है कि जाता है? हाँ, आता है कि जाता है? आता है। तो यहां पैसा आ रहा है, सेल्स करोगी तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो ये क्या हो गई आपकी इनकम, रेवेन्यू। और रेवेन्यू जब भी होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सेल्स आपकी रेवेन्यू है, इसलिए हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, सेल्स। और कितने की सेल्स कर रहे हो आप, 63,000 रुपीज की। तो ये तो 63,000 ही कर दिए। अब पेमेंट की स्थिति देखते हैं। पेमेंट आप 63,000 का नहीं कर रहे हो, पेमेंट कितने का कर रहे हो? मैं पेमेंट कितने का कर रहे हो हैं? कितने का? 63,000 का। अब कुछ कैश डिस्काउंट नहीं लेना है? कितना लेना है? कितने % डिस्काउंट? 14 कहां लिखा है? 5% डिस्काउंट दे रहा है ना, 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमने 5% किया। तुम कहां सो रही थी प्रियंका? कितना पेमेंट कर रहा है पल्लू? 63,000 पेमेंट कर रहे हैं। अभी पेमेंट कितना करना है? हाँ, 59,850 का पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास, मतलब वो हमें इतना पेमेंट कर रहा है, तो कैश कितना आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट 59,850। अब 3,150 तो बचा है, ये क्या है? डिस्काउंट है। अरे नालायक हो, क्या है ये? डिस्काउंट है। और डिस्काउंट ये आपने दिया है कि आपको मिला है? दिया है। तो दिया है डेबिट होता है क्रेडिट होता है? भाई लॉस है ना आपका, आपने डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो वो लॉस हो गया। लॉस इज ऑलवेज डेबिट, इसलिए इस डिस्काउंट को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और 3,150, और इस तरह से आपका डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट जो है वो इक्वल हो गया होगा। ठीक है, आगे समझ में? की जाती हैं। पहला है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। ठीक है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया आपने? 10,000 रुपीज। ठीक है, आपने बैंक को पे किया। अब ये सुनो, आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा उठा के और इस बिजनेस का एक करेंट अकाउंट खोल दिया। तो यहां पे क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। और बैंक क्या है? एसेट है, एसेट है, एंड एसेट इज ऑलवेज डेबिट। जब भी बढ़ेगी तो क्या बढ़ा है? बैंक बढ़ा है। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट
डेबिट कितना बढ़ा है 10,000 रुपीज। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या था इसका, क्या खाली हुआ है मेरा, कैश खाली हुआ है ना, तो एसेट यहां पे घट गई, कैश भी एसेट है, तो एसेट बढ़ रही तो डेबिट थी और घट गई तो क्रेडिट हो जाएगी, तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, और कितना 10,000 रुपीज बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, या बीइंग करेंट अकाउंट ओपन, कुछ भी देख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक, ये गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक, कितने का 25,000 रुपीज का, ठीक है। ये एंट्री कैसे बनेगी, अब यहां पे क्या कर रहे हो आप, परचेज कर रहे हो ना, और परचेज क्या है, एक्सपेंस की रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, और क्या जा रहा है आपके पास से, कैश नहीं जा रहा, आपने क्या दिया है, चेक, तो कौन सा बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए बैंक को क्या कर देंगे अपन लोग, क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट है इसका 25,000 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए आप, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक, ये अलग तरह की एंट्री है ना, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक ₹25,000, and deposit the above check into bank, and deposit the above check into बैंक, और मान लीजिए लिख दिए नेक्स्ट डे, ठीक है। आपने चेक पहले ले लिया, लेकिन आपने उसको डिपॉजिट बाद में किया, ठीक है। अब ऐसे एंट्री आ गई, मतलब मैंने कुछ सेल किया, और सेल करने के बाद उसने मुझे क्या दिया, चेक दिया, ठीक है, तो पेमेंट तो मेरा हो गया, लेकिन मैंने क्या किया कि उस चेक को अभी बैंक में जमा नहीं किया। अब दो चीजें हैं, आप इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, लेकिन अगर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स इसकी एंट्री करेंगे तो बैंक वाली गुल्लक भर जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप चेक बैंक में जमा करने गए ही नहीं हो, तो आपका बैंक का बैलेंस तो ज्यादा दिखेगा नहीं। बैंक का बैलेंस जब आपका दिखेगा नहीं और आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, तो फिर वो डिफरेंस आ जाएगा वहां पे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप घबरा जाओगे कि यार बैंक में तो बैलेंस कम दिख रहा है और हमारे अकाउंट्स के हिसाब से बैंक में बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये गलती है, ये दिक्कत ना आए तो आप क्या करो, एक टेम्परेरी अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने सेल्स किया है, तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो आपने क्या किया, टू सेल्स, और कितने का 25,000 की थी, तो 25,000। अब यहाँ पे हम इसे बैंक अकाउंट डेबिट ना करके एक टेम्परेरी अकाउंट खोल दें, बाद में इसको कैंसिल कर देंगे, तो वो टेम्परेरी अकाउंट क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड। क्या नाम रख दें इसका, चेक इन हैंड। तो हमने लिखा चेक इन हैंड अकाउंट
डेबिट, ठीक है, इसको हमने डेबिट कर दिया 25,000 से, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, जब हम इसको इस चेक को बैंक में लगाएंगे तो नेक्स्ट डे हमें फिर से एक एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, जब भी आप अब चेक लगाने जाओगे बैंक में, तब फिर आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या पास करोगे? आपको एक तो ये चेक इन हैंड का अकाउंट खत्म करना है, और दूसरा अब आपका बैंक का बैलेंस रियल में बढ़ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। तो आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज। अब यहां पे चेक इन हैंड डेबिट है, अगर इतने ही अमाउंट से चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दो तो ये चेक इन हैंड का पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है, या कहें कि ये चेक इन हैंड कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करें, टू चेक इन हैंड कितना 25,000, बस ये इसकी एंट्री होती है। समझ में आ गया? तो कोशिश कर रहे हैं आपको अलग अलग तरह की एंट्रीज कराने की, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एसेट दी हुई है, पहले दी हुई है एसेट। अब एसेट दी हुई है 8,000 है कैश, एसेट में लिखना कैश दिया हुआ है 8,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद बैंक है 7,000, बैंक दिया हुआ है 7,000, स्टॉक है 30,000, स्टॉक दिया हुआ है 30,000 रुपीज, डेटर है 36,000, डेटर है 36,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर है 5,000 रुपये, फर्नीचर 5,000 हो गया, ठीक है। बिल्डिंग है 25,000 की, बिल्डिंग 25,000 की हो गई। और लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, क्रेडिटर्स हो गए 5,000 के, एंड 6,000 के, ठीक है। बस इतने की क्रेडिटर्स है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। इसको मिटा दे। ठीक है, जब ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो, एसेट दी हो, लायबिलिटी दी हो, और आपसे कहा जाए कि इसकी एंट्री करिए, ठीक है, तो एसेट इज ऑलवेज डेबिट, तो हम जो एसेट्स हैं उनको हम सबको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 8,000 रुपीज, 8,000। इसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 7,000 रुपये। फिर है स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये कितना है 30,000 रुपये। इसके बाद है डेटर अकाउंट डेबिट, 36,000 रुपये। फिर है फर्नीचर, 5,000 रुपये। फिर है बिल्डिंग, ये कितना है 25,000। इसको थोड़ा जोड़ लो है अपने मन में, ये रखो।
और क्रेडिटर हो गए टू क्रेडिटर्स। ये कितना है, 5 और 6 11,000। अब आपने जोड़ लिया उसको मन में, ठीक है, ये शायद 1,11,000 हो रहा है ना। तो अब डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है। मतलब एसेट साइड 1,11,000 टोटल हो रहा है और क्रेडिट और आपका लायबिलिटी साइड 11,000 हो रहा है। तो लायबिलिटी साइड टोटल कम हो रहा है। जब भी स्थिति आए कि लायबिलिटी साइड टोटल कम हो, तो लायबिलिटी में आपको अगर गौर से सोचो तो आपको क्या कम दिख रहा है इसमें। लायबिलिटी में एक चीज और नहीं दिख रही है। हमने बताया था लायबिलिटी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो दिख रही है क्रेडिटर। इंटरनल लायबिलिटी कौन होती है, किसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी? अरे यार सौरभ ही बोल रहा है, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, है सब लिखवाया है लेकिन रिवीजन नहीं करना है किसी चीज का। तो क्या मिसिंग दिख रहा है, कैपिटल मिसिंग दिख रहा है। बस तो आप उस गैप को या जो बैलेंस है उसको क्या लिखेंगे, टू कैपिटल 1 लाख, ठीक है, हो गया बराबर डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे एंट्री कंप्लीट करोगे आप। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि आपका लायबिलिटी साइड ज्यादा होता और एसेट साइड कम होता तो क्या करते, ठीक है। तब एसेट में सारी दिख रही है, सिर्फ एसेट नहीं दिख रही है, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो जब भी एसेट साइड का कॉलम खाली हो तो आप वहां पे क्या लिख देंगे, गुडविल, ठीक है। यही मान लिया जाता है कि जितना ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब लायबिलिटी ज्यादा हो रही है और एसेट्स कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं गुडविल परचेज की है, ठीक है, और उसी की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो आप उसमें गैप में आप क्या लिख देंगे, गुडविल। आगे समझ में? तो कभी भी इस तरह की चीज हो, अभी इसमें लायबिलिटी दिख रही है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है एसेट साइड कम हो जाए, तो आपको पहले बता दिया मैंने कि अगर एसेट साइड कम हो जाता है तो आप उस बैलेंस में क्या लिखेंगे, गुडविल, ठीक है, ओके। कुछ और अलग तरह की एंट्रीज करते हैं। इसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे सारे। इसमें अपन लोग डीके गोयल को प्रेफर कर लेंगे, अपन डीके गोयल के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। लेकिन पहले कुछ अलग अलग तरह की हम जनरल एंट्रीज करते हैं सारी। ये सब करवाई दी हमने आपको। 9% पेमेंट कैपिटल। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 एंड मशीनरी 20,000 रुपीज, ठीक है। क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000, मशीनरी 20,000, ठीक है। फर्नीचर 5,000 एंड मशीनरी 25,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस है कि फायदा है, एक्सपेंस है। किसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये नहीं बोलेगा, सबसे कोई नहीं बोलेगा, प्रियंका बताएगी। बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तुम बताओ निधि। उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तुम्हें क्यों याद नहीं है भाई, हैं? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कर देंगे हम लोग डेबिट, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, तो आपने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब दूसरी बात आपने कही कि इससे फर्नीचर की वैल्यू, मतलब इससे एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आएगी, आपने कहा। तो एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और अगर एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, सारी
क्रेडिट हो जाएंगी। तो किस किस में गिरावट आ रही है? फर्नीचर में आ रही है और मशीनरी में आ रही है, तो दोनों को क्रेडिट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे टू फर्नीचर और टू मशीनरी, टू मशीनरी, ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। और इसमें अमाउंट लिख दिया आपने 5000 रुपीज और इसमें अमाउंट लिख दिया आपने 25,000 रुपीज, और इस तरह से आपका ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 30,000। समझ में आ गया आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री? ठीक है। नेक्स्ट है 2 लाख रुपीज वेजेस। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की कैसे बनाते हैं अपन लोग, है ना? तो 2 लाख रुपीज फॉर वेजेस and 40,000 for salary, and 40,000 for salary are outstanding, are outstanding। लिख लो। लिख लिया? देखो, जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन में हम एंटर कर जाते हैं तो हमें उसकी एंट्री कर देनी चाहिए, चाहे हमने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। और इसके तहत इन्होंने कहा कि आपकी ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी है ये 2,40,000, मतलब आपने लोगों से काम तो करा लिया लेकिन आपने उनका अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप इनकी एंट्रीज करके रख लीजिए। तो ठीक है, हमने कहा चलो हम कर ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हम वेजेस की एंट्री करेंगे तो हम लिखेंगे, अब वेजेस एंड सैलरी ऑब्वियसली डेबिट हो, मतलब क्या नाम है, ये एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं तो हमेशा डेबिट होंगे, सीधी सी बात है। तो हम वेजेस का कर ले रहे हैं, कल है ना। तो आपने लिखा वेजेस अकाउंट डेबिट हो। कितनी वेजेस है? 2 लाख की, है ना। लेकिन क्या आपके पास से कैश गया? अगर कैश किया होता तो वेजेस अकाउंट डेबिट तो कैश करते, लेकिन कैश तो नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, तो हम इन लोगों को, मजदूरों को हम क्या बना देंगे, क्रेडिटर बना देंगे, क्योंकि इनका पैसा देना है ना, और क्रेडिटर इज ऑलवेज क्रेडिट। तो इनको क्रेडिटर किस नाम से बनाएंगे आप? आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से आप इनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने आपको बताया था कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है कि ये पर्सनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। हमने आपको बताया था कि ये पर्सनल भी 3 तरह के पर्सनल होते हैं ना। एक होता है रियल पर्सन, जैसे राम श्याम सीता गीता। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें कंपनी आती है। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर्स को, उन मजदूरों को जिनका आपने पेमेंट नहीं किया। तो ये व्यक्तिगत उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपेंस तो वेजेस ही है, ये एक तरह से ये बता रहा है क्रेडिटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लेकिन फिर वो पूरा हौच पौच हो जाता है, अकाउंट की बुक्स में समझ में ही नहीं आता कि ये सैलरी वाले क्रेडिटर हैं कि ये जिनसे आपने सामान उधार लिया है वो वाले क्रेडिटर हैं। इसलिए अकाउंट्स में इनकी नई व्यवस्था की गई। तो इनको क्या बोला? आउटस्टैंडिंग वेजेस। और जैसे ही आप इनका पेमेंट करोगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एक टेम्परेरी अकाउंट हो जाता है, ठीक है। आप पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, तो टू कैश कर देना और आउटस्टैंडिंग वेजेस को वापस से डेबिट कर देना। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस खत्म हो जाएगा और आपका एंट्री बन जाएगी वेजेस टू कैश, ठीक है। ऐसे ही आप सैलरी वाला भी कर सकते हो, तो सैलरी का भी यही हो जाएगा। सैलरी भी एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट करिए डेबिट,
तो सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000 रुपया, टू नहीं कैश नहीं, पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, क्या कर रहे हो तुम लोग, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये कितना 40,000 रुपये। और ध्यान रखना ये लायबिलिटी है, क्या है ये लायबिलिटी। जब भी क्रेडिट में कोई एंट्री देख लो समझ लो कि ये या तो रेवेन्यू होगी या लायबिलिटी होगी, इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, ठीक है। तो बहुत आपको ट्रिक से भी अकाउंटिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बस आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन गए, है ना। बस फिर किसी कंपनी में 1 आध साल आपको नौकरी करनी है बस केवल। अगर आपके कंसेप्ट पक्के हैं तो आप 1 साल में आप 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस अकाउंटेंट से बेटर हो जाओगे। जिसने मतलब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का व्यक्ति है, जैसे आप लोग हैं मान लीजिए, और जिसने ठीक से जनरल एंट्रीज को नहीं समझा, तो वो भी अकाउंटेंट होते हैं, है ना। कंपनीज में अकाउंटेंट किसी को भी रख लेते हैं वो। लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उससे बेटर अकाउंटेंट 1 साल में ही बन जाओगे। जो 5 साल पुराना अकाउंटेंट है आप 1 साल में ही उससे बेटर अकाउंटेंट बन जाओगे। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर लोग उसमें वो भी करने लगते हैं, इसे कहते हैं इसका इधर पे उसका उधर पे, जो करते हैं ना तभी करते हैं जब उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं, है ना। ये इधर का उधर हुआ है, इधर का उधर हुआ है, ये पकड़ते कैसे हैं। सीए वगैरह को इतनी ज्यादा अकाउंटिंग क्यों पढ़ाई जाती है ना। लोग कहते हैं कि सीए को इतनी सारी पढ़ाई कराई जाती है, तो उसका फायदा क्या है। ज्यादा पढ़ाई करने से आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। इससे आज सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है कि पढ़ाई लगातार सरल करती जा रही, इजी करती जा रही है। आप देखें 11, 12 अब बहुत टफ नहीं रह गया है ना। बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उनके 80% आराम से नंबर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक है ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चों में पढ़ने की और मेहनत करने की हैबिट खत्म हो रही है। उनको पता है कि बस वो थोड़ा सा पढ़ेंगे और वो पास हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में इससे बुरी स्थिति हो रही है। ग्रेजुएशन में तो और बच्चा एक रात को मॉडल पढ़ता है और इसके बाद अगले दिन वो एग्जाम देता है और 90% बच्चे पास होते हैं अच्छे नंबरों से। थोड़ा सा अगर बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा है, लिख लेता है ठीक से, तो उसके 70-80% मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है ये हमारे पूरी जनरेशन को बर्बाद कर देगी और कर ही रही है। उसमें बच्चे बीए, एमए, पीएचडी सब निकल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल कुछ भी नहीं है। मतलब उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उतना हाई नहीं है। तो वही मैंने आपको बताया कि आपको लग रहा होगा कि आप मेरे साथ इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों आप ये कॉन्सेप्ट समझें, जब आप बीकॉम में आराम से भी पास हो सकते हैं। तो ये इसलिए ताकि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो। और इसका फायदा कहाँ मिलेगा, व्हेन यू विल गो फॉर द जॉब। वहां पे फिर आपके साथ एक दूसरा अकाउंटेंट होगा जिसने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझे, तो वहां पे आप उससे बहुत बेटर कंडीशन में अपने आप को महसूस करोगे। भाई जैसे क्यों आईआईटीएंस को उसी काम का पैकेज मिलता है 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया, और दूसरे सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से जो लड़के आते हैं उनको 10,000 और 20,000 की भी नौकरी नहीं मिलती उसी काम की, है ना। यही कारण होता है, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट की। आईआईटीएंस पहले आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए पिछले 2 से 3 साल जब वो रिगरस कोचिंग करता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो जाता है। और इसके बाद फिर 4 साल 5 साल आईआईटीज के अंदर जो पढ़ाई करता है, वहां भी अभी तक सरकारें नहीं घुसी हैं, नहीं तो उनका बस चले तो वो वहां भी जाके कहते हैं कि आईआईटीज की भी सिलेबस इजी कर दो, ताकि टफ है इसलिए उनका नहीं, एंट्रेंस भी टफ है और साथ में वहां पे पढ़ाई भी टफ है ना। अगर वहां पॉलिटिक्स घुस गई तो आईआईटीएंस भी ऐसी गधे आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये है कि इसलिए जो अच्छी ज्यादा पढ़ाई आपको करने को किया जाता है, कहा जाता है, वो इसलिए है कि उस प्रक्रिया के दौरान आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो जाए, है ना। उसका आपका पर्सनल यूज रहे ना रहे, पासिंग में यूज रहे ना रहे, उसका महत्व नहीं है, महत्व ही है। तो कुल मिला के एजुकेशन जो है एनईपी के बाद तो और उसका और मतलब नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन की वास्तविक समस्याएं थी उस पर तो काम हुआ नहीं, है ना, और नई चीजें और आ गई हैं। चलिए तो आगे कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग, ठीक है। ये बताना आपको इसलिए जरूरी था, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि सर हम इतनी मेहनत क्यों करें फालतू में, है ना, क्यों सीखे हम ये सारे कॉन्सेप्ट। नहीं, सीखना ही है आपको,
और वीडियोस भी हम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे तो चले नहीं चले, क्योंकि हज़ारों लाखों हैं तो चलेंगे नहीं चलेंगे, कोई वो नहीं है, लेकिन आपके लिए बना रहे हैं बेसिकली, कि आप घर पे जाके इन वीडियोस को बार बार देखें, क्योंकि आपकी क्लास है, घर पे देखेंगे तो थोड़ा सा आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि हमने ये तो पढ़ा था, है ना। तो अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। ओके, कुछ और तरह की एंट्रीज करते हैं हम लोग। लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर 60,000 फॉर द प्रोपराइटर। क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर 60,000 फॉर द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब उसका ऑनर, मालिक, ठीक है। एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, ठीक। 60,000 का फर्नीचर खरीदा, उसका अमाउंट आपने, हाँ बताओ प्रियंका क्या एंट्री बनेगी इसकी, जल्दी फास्ट तुम बनाओ, बताओ माई। टू कैपिटल अकाउंट, तुम बताओ सौरभ। फर्नीचर टू बैंक, तुम बताओ और पेज। Purchase furniture for the proprietor and paid the check. सर proprietor ने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किससे किया आपने? बैंक टू बैंक। देखो इसमें तुम लोग, फिर बोल रहा हूँ, कई बार बता चुके तुम लोगों को कि जब प्रोप्राइटर के लिए कुछ खरीदते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है ना। आप खुद व्यक्तिगत यूज के लिए आप कुछ भी लें, उसके लिए हम एक ही टर्म का यूज करेंगे और दैट इज ड्राइंग। तो आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और आपका कौन सा बैलेंस खत्म हो रहा है? बैंक का। चेक से पेमेंट करोगे, है ना। और कितना है? 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज। क्लियर हो गया? लिखा है ना क्लियर, परचेज फर्नीचर 60,000 फॉर द प्रोपराइटर, मतलब जो मालिक है उसने अपने लिए खरीदा है, किसी से खरीदा हो उससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हम फॉर द प्रोपराइटर, ठीक है। बाकी हमने किसी से खरीदा हो उससे हमें क्या मतलब, क्योंकि हम चेक में पेमेंट कर रहे हैं। सर यही देख लिया तो उन्होंने परचेज है, लेकिन ये नहीं देखा कि प्रोपराइटर है। चलिए एक अलग तरह की एंट्री देखिए आप लोग। लिखो प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 20 लाख, अमाउंटिंग 20 लाख, ठीक है। बताओ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बोलो। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अच्छा ये क्वेश्चन प्रोवाइड, बताओ क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बताओ। है आपको लिखवाया है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होती है? तुम लोगों ने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है। अच्छा बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग के भी वीडियोस बना ही देंगे अपन, है ना, तो तुम लोग उसको फिर उसी को बार बार देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो बिजनेस का मालिक बिजनेस के लिए जो पैसा लगा रहा है उसको कैपिटल कहते हैं। अच्छा मैंने दूसरी बात बताई थी कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, यानी कि मालिक भी बिजनेस के लिए कुछ दे रहा है तो वो बिजनेस अपने लिए वो लायबिलिटी ही समझता है। और जैसे बैंक से अगर कोई बिजनेस लोन ले तो बैंक को ब्याज देता है कि नहीं देता है, ऐसे ही अगर मालिक से, अब एक बात तो तुम कह रहे हो कि मालिक और बिजनेस अलग है, और दूसरी बात फिर तुम उसके पैसे का तुम ब्याज भी नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। मालिक को क्या फायदा हुआ इतना सारा पैसा लगाने का? ठीक है वो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन तुम एक तरफ तो कह रहे हो ना कि हम अलग हैं और मालिक अलग है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस मालिक को भी कुछ ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है,
और वही इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा हुआ कि फायदा हुआ? फर्म दे रही है मालिक को कि ले रही है? दे रही है। तो फर्म के लिए क्या हुआ? वो खर्चा हो गया। और अगर खर्चा होगा तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट। खर्चा क्या होता है हमेशा? डेबिट। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे आप लोग? डेबिट। और कितना है? 20 लाख का 9%, 1,80,000 हो जाएगा। 2 नाम 18, 18 लाख। 20 लाख का 9%, 18 लाख। इतना खतरनाक कैलकुलेशन। 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000। अब दूसरा एस्पेक्ट है इसमें कि ये पैसा जाएगा कहाँ पे? ये पैसा जो उसका मालिक है उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसकी कैपिटल 20 लाख है, तो अब उसकी कैपिटल हो जाएगी 21,80,000 पे। तो अब जब कैपिटल में कोई चीज ऐड करेंगे यानी कैपिटल बढ़ रही है, और इस रूल के हिसाब से जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसलिए हम करेंगे टू कैपिटल। क्या करेंगे? टू कैपिटल। कितना? 1,80,000। तो ये ऑटोमेटिकली 1,80,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा इस एंट्री के बाद। ठीक है, क्लियर कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, ये दूसरे तरह की एंट्री करिए। लिखो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ क्या होता है? ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस का मालिक कुछ लेता है। अच्छा, अब जब फर्म बिजनेस के मालिक की संपत्ति के लिए या कैपिटल के लिए वो आपको ब्याज दे रही है, तो अगर आप बिजनेस से कुछ लोगे तो वो ब्याज लेगी नहीं क्या? स्वाभाविक है। नहीं तो फिर तो तुम तो कुछ भी उठाते रहोगे वहां से, तुम्हें ब्याज ही नहीं देना है। तो कंपनी कहती है कि नहीं, तुम अलग मैं अलग। तो तुम अगर कोई चीज कुछ पैसे कुछ भी लोगे हमारे फर्म से, तो वो तुम्हें वापस तो करनी करना है, नहीं तो हम तुम्हारी कैपिटल में से उड़ा देंगे उस पैसे को। साथ में तुम्हें उसका ब्याज भी देना है। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए खर्चा है कि फायदा है? बताओ प्रियंका, फायदा? समझ में आ रही कि तुम ऐसी सुन के बोल दी फायदा है? आ रही समझ में? फर्म को मिलेगा ये पैसा, है ना? कौन देगा? प्रोप्राइटर देगा ना फर्म को। तो फर्म को ये पैसा मिलने वाला है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फायदा होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको कर देंगे, सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है? कि 10,000 रुपए का चार्ज लगा है ना। ठीक है, अब और ये पैसा जाके ऐड हो जाएगा ड्राइंग में। किस में ऐड हो जाएगा? मान लो आपने अगर 1 लाख की ड्राइंग करी है तो अब 1,10,000 माने जाएंगे, ब्याज भी जुड़ गया है। ठीक है, तो ये पैसा किस में ऐड हो जाएगा? ड्राइंग में। और ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग में पैसा ऐड करना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा। इसलिए हम ड्राइंग को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 रुपीज। इस तरह से आपकी ये एंट्री पूरी हो गई। चलिए, अब कुछ हम और अलग तरह की एंट्रीज करते हैं, जैसे कैरेज, फेयर, इन तब की एंट्रीज कैसे की जाती है। ठीक है, तो पहले लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। परचेज गुड्स फॉर 10,000 रुपीज कैश में, ना, इन कैश, एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज, एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज। ठीक है,
यहाँ पे क्या किया आपने, 10,000 का सामान खरीदा, साथ में आपने उसके कैरेज के लिए भी पेमेंट किया। तो ये पूरा सामान, ठीक है। जैसे आप मार्केट से कूलर खरीद के लाए, ठीक है, तो आप कहते हैं कि उससे दुकानदार से क्या कहते हैं कि ठेला करवा दो माली, है ना। तो दुकानदार आपको ठेला करा देता है, तो अपने पैसे से नहीं कराएगा ना, आपसे ही पैसे लेगा, ठेला वाला बुला देगा, उन लोगों के होते हैं पैक्ट। तो बोले, तो वो तुरंत आवाज लगाएगा, अरे सौरभ, है ना, और हाँ अरे यार तुम पर्सनल लेने लगे, चलो ठीक है, कोई और नाम बोल रहा है। उन्होंने कहा टाइगर, है ना, और आ गया टाइगर से बढ़िया दौड़ता हुआ, ठेला लेते हुए, झूमता हुआ, नाचता हुआ, वो आ गया। हाँ क्या बोल रहा, ने कूलर रखा हो, कहाँ है घर, ऐसे होता ना, कहाँ है घर, मेरा सर नई बस्ती, नई बस्ती 200-300 रुपये लगेंगे, और भैया 300 रुपये। वो भी तो समझा के रखता है कि ज्यादा बोलना, फिर हम उसको और तुरंत में डांटेंगे इसके सामने, अच्छे बन जाएंगे। अरे भैया 300 रुपये तो बहुत होता है। अरे क्या यार, कस्टमर से तुम बदमाशी कर रहे हो, 150 रुपये लो। भैया ठीक है 150। हाँ तो ये जो 150 रुपये 200 रुपये आवे, इसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, हाँ, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो हाँ, तो आपने सामान खरीदा 10,000 का, ठीक है, तो परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000। साथ में आपने, अब कैरेज इनवर्ड की बात कर रहे हैं, तो कैरेज इनवर्ड क्या हो गया, खर्चा है कि फायदा है, क्या हुआ, खर्चा हुआ आपका कि फायदा हुआ। अरे यार शिवानी तुम बोल नहीं रही हैं, बोलो क्या हुआ, फायदा ही नुकसान। अब देखो सोच रही, बस इसको भी सोच रही है अच्छे से। कैरेज इनवर्ड मतलब आपने जो सामान खरीदने में खर्चा किया, ठेले वाले को दिया पैसे, वो आपका खर्चा है कि फायदा, नुकसान है ना। तो वही तो कह रहे हैं, तो नुकसान क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। इसलिए आप कैरेज इनवर्ड को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, इसको भी करेंगे डेबिट। तो कितना रुपये दिया आपने, 200 रुपया, तो कुल कैश कितना गया आपकी जेब से, 10,200 रुपया, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पेमेंट किया, तो आप लिखेंगे पेड बाय चेक, पेड बाय चेक 2 लाख फॉर सीमेंट, 2 लाख फॉर सीमेंट, 1 लाख फॉर टिम्बर, 1 लाख फॉर timber and 50,000 for wage, and 50,000 for wage for construction of building, for construction of building, ठीक है। आपने क्या किया, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए इतना सारा खर्चा आपने कर दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए आपने टिम्बर को दे दिए, इसको दे दिए, उसको दे दिए, ठीक है। जब इस तरह की एंट्री आपके सामने आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने बिल्डिंग बनाई ना, तो ये सब चीजें बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएंगी ना, आपको अलग से टिम्बर अकाउंट, सीमेंट अकाउंट ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा खर्चा आप किस में डाल देंगे, बिल्डिंग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जोड़ लीजिए सब खर्चे को, आपने पे किया है 2 लाख रुपीस, है ना, तो आप सीधा लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट्स क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कितने का खर्चा हुआ है, पूरा 2 लाख का, और 2 लाख रुपए सीमेंट का है, अरे अपने चेक तो 2 लाख का दिया, फॉर सीमेंट 1 लाख, टिम्बर 50,000,
ठीक है, और जितने का भी हो, कुल चेक कितने का दे रहा तुम? 2 लाख का दे रहा, खर्चे होंगे, सवाल छोड़ो, है ना। मान लो 2 लाख रुपए का पेमेंट किया आपने, तो आपने लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, और कैसे पेमेंट किया आपने? चेक से किया, तो टू बैंक, ठीक है, 2 लाख रुपए। जैसे एक इसमें एंट्री है, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000 रुपीज। आपने क्या किया? परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000 rupees and spent 2,500 on its repair and spent 2,500 on its repair। ठीक है, जब इस तरह की एंट्रीज आपके पास आ जाए जहां पे आप क्या कर रहे हो कि आप जैसे आप ना पुरानी गाड़ी लेके आए मान लीजिए, ठीक है, नैन्सी ने क्या किया कि पुरानी गाड़ी खरीदी, एक्टिवा। अब उसने कहा भैया इसमें ऐसा है कि इसके टायर पुराने हैं, तो उन्होंने कहा पापा टायर डलवा दो नए। अब नए टायर जो है वो कितने के पड़ रहे हैं? 2500 रुपए की पड़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये मान लो गाड़ी आपकी 20,000 की ले रही है, लेकिन अच्छा बताओ एक्चुअली गाड़ी कितने की पड़ी है आपको? 22,500 की। क्योंकि जब भी आप इस तरह से चीजें खरीदते हैं, मतलब आप कोई पुरानी चीज खरीदते हैं या नई भी खरीदते हैं, और आप जो तुरंत उसके रिपेयर में खर्चा करते हैं, वो सारी चीजें उसी पर्टिकुलर मशीन में जुड़ जानी चाहिए। अगर आप उसको घर लाने का खर्चा भी करते हैं, मान लीजिए आपने वो चीज़ 20,000 में खरीदी, आपने 2,500 रुपये उसके रिपेयर में लगाए, साथ में वो घर पे लाई गई तो भी 500 रुपये लग गए, तो वो खर्चे भी उसी में जुड़ने हैं, आपको अलग से उसकी एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे जैसे आपने एक ओल्ड मशीन खरीदी, तो आप लिखेंगे, अरे नालायक को परचेज नहीं होता है मशीनरी में, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। परचेज हम केवल उन्हीं चीजों के लिए करेंगे जो हम सामान बेचते हैं ना, जब उसको खरीदते हैं, या कोई रॉ मटेरियल अगर हम कोई बनाते हैं तो रॉ मटेरियल है, ये सब के लिए हम परचेज का यूज करेंगे। बाकी कुछ भी हमारे एक सुई भी आएगी तो हम उसके लिए परचेज का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर वो एसेट है हमारे लिए, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, और जो जैसे भी आपने पेमेंट किया, मान लीजिए आपने कैश से पेमेंट किया तो हम कैश ही लिख दें, मान लीजिए टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आप 20 और 2,500 मतलब 22,500 रुपए लिखेंगे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप पूरा ही अमाउंट उसमें जोड़ना है आपको, ठीक है।